डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन फिजिक्स की बुक में यूज़ होने वाले दो ऐसे वर्ड जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है ये समझने में कि कौन सी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और कौन सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और इनके मतलब क्या होते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में, इसको कुछ एग्जाम्पल से वेरीफाई करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी फॉर्मूले को देख के ये बता सकते हैं कि कौन सा टर्म किसी चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बहुत आसानी से सिर्फ फॉर्मूले को देखकर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल। किसी भी साइंस के स्टूडेंट के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट क्या है और इसको इंटायर फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, मींस सेम इफेक्ट होना। जैसे अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो उसी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी, उसी ऑर्डर में जैसे ऑर्डर में पहली क्वांटिटी कम हो रही है या बढ़ रही है। अब जैसे एक एग्जांपल से समझें तो हमें अगर हमारी सैलरी बढ़े तो हम अपने डिमांड्स को बढ़ा सकते हैं, और अगर हमारी सैलरी कम हो जाए तो हमें अपनी डिमांड्स को कम करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सैलरी बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर सैलरी कम हो जाए तो डिमांड भी हमें अपनी कम करनी पड़ेगी उसी रेशियो में। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इसी तरह अगर हमारी सैलरी बढ़े तो अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं, हमारी सैलरी कम हो तो अपनी सेविंग्स को कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये भी एक एग्जाम्पल हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब समझते हैं इसको कुछ फिजिक्स के टर्म्स में। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक फॉर्मूला फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा तो उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब इस बात को हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन समझेंगे कैसे, इसे एक वेरीफाई कैसे करेंगे ये देखते हैं। अगर हम डेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं तो हमारा मास भी बढ़ता जाएगा, या हम ये कह लें कि अगर हम मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, मतलब बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल से। इसके लिए हम लेते हैं 3 एग्जांपल्स, जिन तीनों एग्जांपल्स में हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी। पहले एग्जांपल में हम मास लेते हैं 2 kg और वॉल्यूम लेते हैं 2 मीटर क्यूब। इसी तरह दूसरे एग्जांपल में हमने मास को रखते हैं 6 kg और वॉल्यूम को लेते हैं 2 मीटर क्यूब, और तीसरे एग्जांपल में मास 10 kg और वॉल्यूम को 2 मीटर क्यूब। तीनों ही एग्जांपल में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। वॉल्यूम मेरा 2 मीटर क्यूब है तीनों ही एग्जांपल में, और तीनों एग्जांपल में मैंने मास की वैल्यू एक एक करके बढ़ाई है। पहले एग्जांपल में से 2 kg लिया है, दूसरे में 6 kg और तीसरे में 10 kg। अब हम डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले एग्जांपल में अगर हमें फॉर्मूला अप्लाई करें डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की जगह हम वैल्यू रखेंगे 2 और वॉल्यूम की जगह भी हम वैल्यू रखेंगे 2, क्योंकि दोनों इसमें 2 ही दिया हुआ है। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर आया 1 kg पर मीटर क्यूब। अब देखते हैं अपना दूसरा एग्जांपल। मास लिया 6 kg, वॉल्यूम लिया 2 मीटर क्यूब और अप्लाई किया फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जगह 6 kg रखा, वॉल्यूम की जगह 2 मीटर क्यूब, और इसे कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने पे हमें आंसर मिला 3 kg पर मीटर क्यूब। अब देखते हैं अपना तीसरा एग्जांपल, जिसमें मास मुझे दिया है 10 kg और वॉल्यूम दिया है 2 मीटर क्यूब। फिर से फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम को अप्लाई करने के बाद हम मास की वैल्यू 10 और वॉल्यूम की वैल्यू 2 रखेंगे और कैंसिल करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 5 kg पर मीटर क्यूब। अब हम अपने तीनों एग्जांपल्स को एनालाइज करते हैं। हमने देखा पहले एग्जांपल में हमने मास लिया था 2 kg, तो डेंसिटी का आंसर आया था 1 kg पर मीटर क्यूब। दूसरे एग्जांपल में हमने मास लिया 6 kg, तो डेंसिटी का आंसर आया 3 kg पर मीटर क्यूब। और तीसरे एग्जांपल में हमने जब मास की वैल्यू ली 10 kg, तो आंसर आया हमारा 5 kg पर मीटर क्यूब। तो इससे हमने देखा कि जैसे जैसे हम मास को इंक्रीज कर रहे थे हमारी डेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई। इसी का मतलब होता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मीन्स अगर मास की वैल्यू बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी, और मास की वैल्यू कम करते जाएं तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इस बात को समझना है तो इसी क्वेश्चंस को रिवर्स ऑर्डर में देखिए, मतलब पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो ऐसे पता चलेगा कि जैसे जैसे मास कम हो रहा है डेंसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है। अब समझते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा या नेगेटिव इफेक्ट होना। मींस अगर एक क्वांटिटी बढ़े तो उसी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, या पहली क्वांटिटी कम हो तो उसी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए, इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए समझते हैं इसको कुछ एग्जांपल से, जैसे स्पीड और टाइम। अगर हम स्पीड को बढ़ाते जा रहे हैं तो कहीं भी पहुंचने में लगने वाला टाइम कम होता जाएगा, और इसी तरह अगर हम स्पीड को कम करते जाएं तो कहीं भी पहुंचने में लगने वाला समय बढ़ता जाएगा। तो इसी को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब मैंने स्पीड को कम किया तो लगने वाला टाइम बढ़ गया, और अगर मैं स्पीड को बढ़ाता जाऊं तो लगने वाला टाइम कम हो जाएगा। इसको कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखते हैं इसको डेंसिटी वाले एग्जांपल से। अगर
डेंसिटी के फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के नीचे फिर से पढ़ें तो लिखा रहता है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मींस अगर हम वॉल्यूम की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाते जाएं, तो डेंसिटी की वैल्यू हमेशा कम होती जाएगी। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से, इसको वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम फिर से पिछली बार की तरह 3 एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी। इस बार हम मास की वैल्यू तीनों एग्जाम्पल में सेम लेंगे 12 kg। तीनों एग्जाम्पल में मास 12 kg ले लेंगे और पहले एग्जाम्पल में वॉल्यूम लेंगे 2 मीटर क्यूब, दूसरे में लेंगे 3 मीटर क्यूब और तीसरे में लेंगे 6 मीटर क्यूब। अब हम तीनों एग्जाम्पल में डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया पहले एग्जाम्पल में, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जगह लिया 12 और वॉल्यूम की जगह लिया 2 और इसे कैंसिल किया तो आंसर मिला 6 kg पर मीटर क्यूब। अब दूसरे एग्जाम्पल में चलते हैं और मास फिर से डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। मास हमने लिया है 12 kg, वॉल्यूम लिया है 3 kg। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 12/3 रखते हैं और आंसर हमें मिलता है 4 kg पर मीटर क्यूब। और सिमिलरली तीसरे एग्जाम्पल में यही फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें आंसर मिलेगा 2 kg पर मीटर क्यूब। अब हम देखेंगे कि वॉल्यूम की वैल्यू जैसे जैसे हमने बढ़ाई है, अब अपने डेंसिटी का आंसर चेक करें तो डेंसिटी का आंसर कम होता गया है। पहले हमने वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब लिया था तो डेंसिटी का आंसर 6 था। दूसरे में हमने वॉल्यूम की वैल्यू 3 ली थी तो हमारा डेंसिटी का आंसर 4 आया और हमने फिर वॉल्यूम की वैल्यू 6 ली तीसरे एग्जांपल में तो डेंसिटी का आंसर 2 आया। तो इस तरह से वॉल्यूम बढ़ाते गए तो डेंसिटी कम होती गई। अगर हम इसी एग्जांपल्स को रिवर्स ऑर्डर में देखें, मतलब थर्ड को देखें फिर सेकंड फिर फर्स्ट को देखें, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानते हैं कि कौन सी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी फॉर्मूले में या कौन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बहुत आसानी से बस आपको करना क्या है, ये देखना है कि किसी फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है। जो भी चीज़ें न्यूमरेटर में होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और जो डिनोमिनेटर में होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे हम पहला फॉर्मूला जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे वही लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास न्यूमरेटर में है इसलिए डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है इसलिए डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस न्यूमरेटर में है इसलिए स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम डिनोमिनेटर में है इसलिए स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और फॉर्मूले फिजिक्स के देखते हैं, जैसे वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी चीज डिनोमिनेटर में नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कोई चीज नहीं है, जो कुछ है आपके न्यूमरेटर में है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे।